हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। देखो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी नेक्स्ट यूनिट एटम एंड न्यूक्लियर। तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों जे थॉमसन मॉडल की। और जो आज का हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा बच्चों, वो रहेगा अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों जे थॉमसन मॉडल। जे थॉमसन ने क्या कहा था, आपके पास कोई भी एटम है, उसके अंदर आपके पास नेगेटिव चार्ज जो है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस तरीके से बिखरे हुए हैं बच्चों, यहाँ पे जैसे सीड्स इन द नेगेटिव चार्ज इस तरीके से बिखरे हुए बच्चों, यहाँ पे सीड्स इन द वाटरमेलन। जैसे ये जो नेगेटिव चार्ज जो है वो ऐसे है यहाँ पे सीड्स इन द वाटरमेलन, या जैसे कहो कि दूध के अंदर चावल डाल दिए। जो खीर बनती है ना हमारी, तो उसमें जो चावल के जो दूध है वो तो पॉजिटिव चार्ज है, और जो चावल के दाने हैं वो नेगेटिव चार्ज है। यही कहो सीड्स इन द वाटरमेलन। जैसे मैं कहूँ वाटरमेलन के अंदर जो लाल रेड कलर की जो गिरी होती है वो आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, और जो सीड्स हैं वो आपके नेगेटिव चार्ज है। इस थ्योरी में सिर्फ उसने जिस बच्चों ने यही कहा था, उसने कहा था कि इसलिए जितने पॉजिटिव चार्ज है लगभग उतने ही नेगेटिव चार्ज है, तो एटम न्यूट्रल है। ठीक है, यहाँ तक ये बात तो सही थी कि एटम क्या है बच्चों, न्यूट्रल है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट ज्यादा ऐसा कुछ यूज में नहीं आया था, इस फेल हो गया था क्योंकि कई थ्योरीज को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। दिस एक्सपेरिमेंट कैन नॉट एक्सप्लेन द अल्फा स्कैटरिंग फिनोमिना। अल्फा ये फेल हो गया था बच्चों, क्यों हो गया था? बिकॉज दिस एक्सपेरिमेंट कैन नॉट एक्सप्लेन the alpha scattering phenomena अल्फा स्कैटरिंग फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं करा था, और कोई आपके पास स्पेक्ट्रल सीरीज को भी एक्सप्लेन नहीं करा था। इट कैन नॉट एक्सप्लेन दिस एक्सपेरिमेंट, या इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ एटम। जैसे हाइड्रोजन एटम है, बाल्मर सीरीज, ये हम सब पढ़ेंगे बच्चों आगे, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन इसने नहीं दिया था। जे थॉमसन ने जस्ट इतना ये कहा था कि ये एटम है, इसके अंदर यूनिफॉर्मली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। उसने क्या कहा कि दूध के अंदर जो दूध है वो तो पॉजिटिव चार्ज का काम कर रहा है, चावल नेगेटिव चार्ज का काम कर रहा है। बस जस्ट जे थॉमसन ने इतना ही कहा था। लेकिन आपके पास इससे एटम न्यूट्रल है, ये तो एक बात कुछ तरह से पॉसिबिलिटी थी, लेकिन आपके पास कई सारे आपके कंसेप्ट थे, फिनोमिना थे, जो यहाँ से एक्सप्लेन नहीं हो रहा था, इसलिए जे थॉमसन का मॉडल ज्यादा नहीं चला वहां पे। ठीक है, हमारा आज का मेन टॉपिक है बच्चों आपका अल्फा स्कैटरिंग फिनोमिना। ठीक है, तो आपके पास आज हम बात करते हैं बच्चों अल्फा स्कैटरिंग फिनोमिना। बच्चों आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्योंकि मुझे एक ही कंसेप्ट में सब कुछ समझाना है आपको। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, या रुदरफोर्ड मॉडल भी कहते हैं बच्चों इसको, रुदरफोर्ड मॉडल, जीजर मार्डिसन भी कहते हैं, जीजर मार्डिसन भी इसका नाम है आपके पास। ये इसी एक्सपेरिमेंट के बच्चों नाम, मार्डिसन, मार्डिसन। ठीक है, रुदरफोर्ड ने बच्चों इसको 1906 में ही बता दिया था, लगभग 1906 में इसके बारे में बताया, और ये इसी के ही अंडर काम करते थे, जीजर और मार्डिसन, इसी के स्टूडेंट्स थे बच्चों ये। ठीक है, रुदरफोर्ड ने ही कहा कि एक्सपेरिमेंट सेटर है, इस पे काम करो, उसी के लैब में सारा काम हुआ था 1911 में। ठीक है, अभी एक्सपेरिमेंट क्या कहता है बच्चों, इस एक्सपेरिमेंट में क्या बताया था, ये आपके पास एक सोर्स होता है, लेड कैविटी होती है यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे एक लेड कैविटी होती है, ये सोर्स होता है बच्चों। ठीक है, कोई भी सोर्स है आपके पास, जैसे बिस्मिथ का जनरली हम लोग यूज कर, उससे अल्फा पार्टिकल जाते हैं बच्चों, यहाँ पे कोलीमीटर लगा देते हैं।
कोलीमेटर का काम सिर्फ बच्चों इतना ही होता है कि जब अल्फा पार्टिकल सोर्स से निकलेंगे तो इधर उधर डायरेक्शन में जाएंगे, तो कोलीमेटर उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन करेंगे। और यहाँ पे बिल्कुल पतली सी एक गोल्ड फॉयल लगाते हैं, बिल्कुल ही पतली सी, ठीक है। ये गोल्ड फॉयल बच्चों बहुत पतली होती है, लगभग आप कह सकते हो 10⁻⁻6 मीटर टू 10⁻⁸ मीटर, अबाउट इतना कह सकते हैं, बहुत ही पतली सी होती है। ये अल्फा पार्टिकल बच्चों इस सोर्स से यहाँ पे जा रहे हैं, ये इस गोल्ड फॉयल से टकराएंगे। यहाँ पे बच्चों इस सर्कुलर फॉर्म में पूरी, यहाँ पे ये पूरी सर्कुलर होती है, ठीक है। ये जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन लगा दी जाती है, ZNS, ठीक है। ये ZNS स्क्रीन होती है आपके पास। यहाँ पे आप एक डिटेक्टर लगा देते हैं या माइक्रोस्कोप कह दो उसको, उसकी हेल्प से आप इसको देखते हैं। यहाँ से उस माइक्रोस्कोप की हेल्प से उसको आप लोग देखते हो, माइक्रोस्कोप डिटेक्टर, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों, यहाँ से आपके पास जब ये अल्फा पार्टिकल यहाँ स्ट्राइक करते हैं तो कुछ क्या इसमें अलग अलग ऑब्जर्वेशन आई बच्चों यहाँ पे कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स तो इस गोल्ड फॉयल में से सीधे ही पास हो रहे थे। क्या हुआ, कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशन मिली बच्चों, जैसे आपके पास क्या हुआ कि कुछ अल्फा पार्टिकल तो सीधे ही पास हो रहे थे, कुछ अल्फा पार्टिकल रिफ्लेक्ट बैक हो रहे थे, कुछ अल्फा पार्टिकल लेस देन 90 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो रहे थे, और कुछ अल्फा पार्टिकल मोर देन 90 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो रहे थे। इसकी ऑब्जर्वेशन थी बच्चों, ये एक्सपेरिमेंट सेटअप था। इसमें यह था, ये सोर्स था बच्चों, ये लेड कैविटी होती है आपके पास जिसके अंदर सोर्स रखते हैं, लेड कैविटी। ये कोलीमेटर होता है बच्चों, कोलीमेटर, ठीक है। कोलीमेटर का काम सिर्फ इतना ही है कि जो अल्फा पार्टिकल इधर उधर फैलते हैं उनको एक डायरेक्शन में अरेंज करना, ठीक है। तो ये अल्फा पार्टिकल बच्चों यहाँ से जा रहे थे, ये गोल्ड फॉयल होती है, बहुत ही पतली सी होती है बच्चों ये गोल्ड फॉयल, ठीक है। ये अल्फा पार्टिकल गए बच्चों, इस पे टकराए गोल्ड फॉयल पे, फिर ये यहाँ से डिटेक्टर के ऊपर ZNS स्क्रीन लगा देते हैं बच्चों। यहाँ पे आपको जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं आप लोग, किसे देखते हैं आप लोग, इसको माइक्रोस्कोप से इसको ऑब्जर्व करते हो, यहाँ से डिटेक्टर कह दो या फिर माइक्रोस्कोप, तो आपको अलग अलग अल्फा पार्टिकल की ऑब्जर्वेशन यहाँ पे मिलती है। वो ऑब्जर्वेशन क्या मिलती है बच्चों, इस ऑब्जर्वेशन में देखते हैं कि कुछ पार्टिकल तो रिफ्लेक्ट बैक हो रहे हैं, कुछ पार्टिकल सीधे ही पास हो रहे हैं, और कुछ पार्टिकल लेस देन 90 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कुछ पार्टिकल ग्रेटर देन 90 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और कुछ पार्टिकल रिफ्लेक्ट बैक हो गए, वहां पे थीटा कितना था 180 डिग्री। ये इसकी ऑब्जर्वेशन थी बच्चों, एक बार इतना नोट करो फिर ऑब्जर्वेशन डिस्कस करते हैं। ये डायग्राम नोट करो बच्चों। हो गया नोट बच्चों, कर लिया, नोट कर लिया सभी ने। अब देखिए जो आज का ये वीडियो लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा, बट आप लोग कंप्लीट एक ही बार में देखना, क्योंकि टॉपिक कवर नहीं होगा अगर छोटा वीडियो बनाऊंगी तो। इसके ऑब्जर्वेशंस क्या थे एक बार मैं लिखती हूँ, फिर मैं आपको फिर से समझाती हूँ एक बार। इस एक्सपेरिमेंट्स की ऑब्जर्वेशन क्या थी बच्चों, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल ऑब्जर्वेशन, क्या थी बच्चों, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल scattered, most of the alpha particle scattered through the gold foil, through the most of the alpha particle passes scattered, ऐसे लिख लो, scattered नहीं बच्चों, passes through the gold foil undeviated, लगभग 99.8%, इतना एनसीईआरटी में लिखा हुआ है लगभग, ठीक है।
मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासिस थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडेविएटेड। लगभग कितने थे बच्चों वो 99.8। जैसे 100 पार्टिकल है बच्चों, उसमें से 99.86 पार्टिकल्स तो अनडेविएटेड जा रहे, सीधे पास हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है बच्चों कि वहां पे एटम क्या है आपका, खाली है। रुदरफोर्ड मॉडल, ये तो ऑब्जर्वेशन थी जस्ट आप, फिर इसकी बताऊंगी रुदरफोर्ड ने बताया कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहले थी एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्वेशन थी, ठीक है। दूसरा क्या है बच्चों, इसको ये भी कह सकते हो अनडेविएटेड मींस और वेंट गोइंग स्टेट, वेंट स्टेट अनडेविएटेड कह दो या बच्चों फिर वो ये कह दो वेंट स्टेट, ठीक है। दूसरा यह था 1 in 8000 अल्फा पार्टिकल। एक पार्टिकल 8000 में से बच्चों, ठीक है, डिफ्लेक्टेड मोर देन थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। 8000 पार्टिकल में से एक पार्टिकल, लगभग एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री पे क्या हो रहा था बच्चों, डिफ्लेक्टेड हो रहा था आपके पास, ठीक है। 1 in 10⁻⁶, 1 in 10⁻⁶ अल्फा पार्टिकल डेविएटेड एट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। कितने डिग्री पे डेविएट हो रहे हैं बच्चों, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे क्या हो रहे हैं, ये डेविएटेड हो रहे हैं। इतने पार्टिकल्स आपके पास, ठीक है। और जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डेविएटेड हो रहे हैं, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डेविएटेड इज n इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, इसका डेरिवेशन करने की जरूरत है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना आपको, kz² sin की पावर 4 थीटा बाई 2। ये डेरिवेशन नहीं करना, आपके सिलेबस में नहीं है, बस ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डेविएटेड क्या होंगे, kz² sin की पावर 4 थीटा बाई 2, ठीक है। अब देखो बच्चों इसका मतलब समझाते हैं। क्या कहा उसने, आपके पास उसने कहा कि एटम है, ये गोल्ड फॉइल है, ठीक है। इस गोल्ड फॉइल में से क्या हो रहा है बच्चों कि आपके पास ज्यादातर पार्टिकल तो सीधे ही पास हो गए, सीधे ही चले गए, ठीक है, 99.86 लगभग इतने। फिर क्या कह रहा है, कुछ पार्टिकल ग्रेटर देन 90 डिग्री पे जाके ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कुछ पार्टिकल ग्रेटर देन 90 पे जाके ऐसे थोड़े से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और कुछ पार्टिकल क्या हो रहे हैं बच्चों, यहां जा रहे हैं, इससे टकरा रहे हैं और रिफ्लेक्ट बैक हो रहे हैं। यहां से टकराने से पहले ही कुछ रिफ्लेक्ट बैक हो रहे हैं एट द एंगल ऑफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। ये इस एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन थी। अब ये ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देंगे, इसको नोट करो। ये ऑब्जर्वेशन थी कि इस ऑब्जर्वेशन में ऐसा पाया गया एक्सपेरिमेंट के दौरान कि आपके पास ज्यादातर तो पार्टिकल सीधे ही पास हो गए, कुछ पार्टिकल ग्रेटर देन 90 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो रहे थे, कुछ पार्टिकल लेस देन 90 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो रहे थे, कुछ पार्टिकल आपके पास 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो रहे थे। लगभग अबाउट 0.13% अल्फा पार्टिकल, ये भी लिख सकते हो आप लोग, 0.13, किसी किसी बुक में 14 भी दे देते हैं आपके पास, 13 पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड 0.13 particles, percentage of particle deflected more than थीटा ग्रेटर देन 1 डिग्री। लगभग पार्टिकल वो एक ही बात है बच्चों, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि थीटा ग्रेटर देन, थीटा लेस देन 90 कह दो या थीटा ग्रेटर देन 1 डिग्री कह दो, इसके ऊपर क्या हो रहे हैं, वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। नोट करिए बच्चों एक बार इसको जल्दी से। एक बार इसके फिर लिखते हैं इसका सारा ना। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल निकालने का फॉर्मूला याद रखना, ये आपके सिलेबस में नहीं है, डेरिवेशन इसका आपको डायरेक्ट ही याद रखना है, ठीक है। कर लिया नोट बच्चों, हो गया। अब देखो रुदरफोर्ड मॉडल में क्या था आपके पास, ये इसकी ऑब्जर्वेशन थी कि जब एक्सपेरिमेंट हो रहा था तो
तो माइक्रोस्कोप से ये ऑब्जर्वेशन हम लोग देख पा रहे थे, ठीक है। हमने नहीं देखी, जो भी साइंटिस्ट ने देखी थी, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन उसमें बच्चों आपको मिली थी। अब रुदरफोर्ड मॉडल में क्या था बच्चों आपके पास, रुदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। हाँ, एक बच्चों पीछे जो है ना उसमें ये बना लेना कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल और थीटा एंगल, ये बच्चों अलग अलग एंगल ले लेंगे इधर, उस पे ऑब्जर्वेशन देखते हैं। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल 1, 10⁻², 10⁻4, 10⁻6, इसी तरह थीटा 0, आपके पास 60, 120, इस तरीके से अलग अलग 60, 80, 100, 120 अलग अलग एंगल पे इसकी ऑब्जर्वेशन देखते हैं। तो जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरीके से आएगा, ये डॉट ये बताते हैं अलग अलग एंगल पे, ठीक है। ये ग्राफ आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, जैसे जैसे थीटा बढ़ता है तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिक्रीज होते हैं आपके पास, ठीक है। एक बार ये ग्राफ नोट कर लो, ये पहले ग्राफ नोट कर लो एक बार, ठीक है। ओके बच्चों, नोट कर ले ग्राफ। अब देखो रुदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल, न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी दी थी ना बच्चों, वो रुदरफोर्ड ने ही दी थी। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने दी थी, रदरफोर्ड ने ही दी थी बच्चों आपके पास। रदरफोर्ड ने क्या कहा था आपके पास, यहाँ पे देखो, जैसे कि आप पहले पॉइंट लिख लेते हैं आप लोग, क्या कहा, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल इज अनडेविएटेड, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल इज अनडेविएटेड। मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या था बच्चों उसके अंदर, अनडेविएटेड थे। रीजन क्या था बच्चों, मतलब कि मैंने क्या कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल तो यहाँ से सीधे ही पास हो गए, मतलब वहां पे कोई स्पेस खाली था, एटम वहां से खाली था, वहां से एटम क्या था बच्चों, खाली था। जब सीधे ही पास हो गए तो उनका अपोज करना वाला कुछ था ही नहीं बच्चों आपके पास, ठीक है। तो रीजन क्या कहेंगे आप लोग, रीजन में क्या देंगे बच्चों, यहां से मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस, मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। मैंने क्या कहा पहली ऑब्जर्वेशन में कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल अनडेविएटेड जा रहे हैं बच्चों। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल कैसे जा रहे हैं, अनडेविएटेड। क्यों अनडेविएटेड क्यों जा रहे थे बच्चों, वहां से ऐसा था कि एटम वहां से खाली था, इसलिए जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल थे एटम में से सीधे ही पास हो रहे थे। तो इसका रीजन क्या लिखोगे, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल अनडेविएटेड बिकॉज आपके पास एटम इज एम्प्टी, मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस, ठीक है। मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम, अगर लिखी मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम, मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पार्ट था जो एटम का वो बच्चों खाली था वहां से, इसलिए क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल सीधे ही निकल गए वहां से, उनका अपोज करने वाला कोई था ही नहीं, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखिए बच्चों इसके अंदर, सेकंड में क्या था अपने पास कि लगभग आपके पास आपने क्या कि 0.14%, ठीक है, अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड थीटा ग्रेटर देन 1 डिग्री, ठीक है। आपके पास इतने पार्टिकल जो है बच्चों 0.14 लिख लो या 0.13, अलग अलग बुक में लगभग इतना, 14, 13 में कंफ्यूजन मत रखना, ठीक है। अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड थीटा ग्रेटर देन 1 डिग्री पे जो है अल्फा पार्टिकल्स क्या डिफ्लेक्टेड, ठीक है। इसका मतलब क्या बच्चों, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पे कुछ पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए इसका मतलब रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज, ये रीजन लिख लो यहाँ पे या ऐसे लिख लो रीजन करके या बिकॉज करके लिख लो, रीजन there is some positive charge, inside the atom
inside the atom in very small space. मैंने कहा कि पहले ऑब्जर्वेशन में यह था कि लगभग पार्टिकल इतने एंगल पे क्या हो रहे, डिफ्लेक्ट हो रहे, थीटा ग्रेटर देन 1 डिग्री पे। ऐसा क्यों था? इसका मतलब क्या है बच्चों, एटम के अंदर कहीं पे पॉजिटिव चार्ज भी कुछ स्मॉल स्पेस के अंदर, देयर इज सम स्मॉल स्पेस पॉजिटिव चार्ज इन द एटम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, इसके अंदर आपके पास कुछ पार्टिकल, मैंने क्या कहा आपके पास कि थीटा ग्रेटर देन 180 डिग्री पे क्या हो रहे, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। मतलब कुछ पॉजिटिव चार्ज है लेकिन वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में कंजस्टेड है। पॉजिटिव चार्ज तो है बच्चों, लेकिन वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, वो कंजस्टेड है। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे आप लोग, 1×10⁶ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड एट थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, यही लिखा था। अगला नेक्स्ट पॉइंट आपका कि एक पार्टिकल 1 मिलियन में से, 6 मतलब बच्चों 1 मिलियन में से लगभग एक पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहा है एट द एंगल ऑफ थीटा ग्रेटर देन 180 डिग्री। ठीक है, एट द एंगल थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। कितने डिग्री पे एंगल डेविएटेड हो रहा है बच्चों, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है, रीजन क्या होगा, ऐसा क्यों हो रहा है, देयर इज पॉजिटिव चार्ज inside the atom congested inside the atom concentrated in very small region। कुछ पॉजिटिव चार्ज है बच्चों एटम के अंदर जो कि थोड़े से बहुत ही स्मॉल से रीजन में है। एटम में पॉजिटिव चार्ज तो है लेकिन वो बहुत ही छोटे से चार्ज में कंसंट्रेटेड है, बहुत ही छोटे से रीजन के अंदर। एक बार नोट करिए बच्चों इस पॉइंट को। और यहीं पे यही पॉइंट हमें ये बताता है कि एटम के अंदर क्या था, न्यूक्लियस। उधर रदरफोर्ड ने ही बताया था सबसे पहले बच्चों कि एटम के अंदर क्या होगा आपका, न्यूक्लियस। तो उसने ये कहा, देखो मैंने ये कहा कि अल्फा पार्टिकल, पहले पॉइंट में क्या लिखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो है बच्चों सीधे ही पास हो रहे थे। ये एटम है, ये आपके पास एटम है, देखो मैं समझाती हूँ, ये एटम है। क्या कहा, ये अल्फा पार्टिकल आए यहाँ से, ठीक है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल आए यहाँ से। तो कुछ पार्टिकल तो बच्चों सीधे ही निकल गए, लगभग 99% आपके सीधे ही निकल गए। कुछ पार्टिकल क्या हो रहे हैं बच्चों, यहां से आके रिफ्लेक्ट बैक हो रहे हैं एट द एंगल ऑफ थीटा 180 डिग्री। मतलब क्या है कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है लेकिन वो वेरी स्मॉल रीजन में कंसंट्रेटेड है। वो वेरी स्मॉल रीजन में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो अल्फा पे पॉजिटिव चार्ज, दोनों पॉजिटिव चार्ज वहां पर रिपल्सन हुआ और ये एट द एंगल ऑफ 180 डिग्री पे अल्फा पार्टिकल जो है आपका रिफ्लेक्ट बैक हो गया। ठीक है, कुछ अल्फा पार्टिकल बच्चों यहाँ पे कहीं कुछ पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे देखो इसके पास से जब पार्टिकल गया यहाँ से तो आपके पास इस पॉजिटिव से कुछ रिपल्सन हुआ, वो थोड़ा सा डेविएट होके यहाँ से निकल गया। इसी तरह कोई और अल्फा पार्टिकल गया, वो यहाँ से डेविएट हो गया, मतलब कुछ एंगल बना यहाँ पे मोर देन 181 डिग्री। तो लगभग 0.14 या 13% एटम्स जो है थीटा ग्रेटर देन 1 डिग्री पे क्या हो गए, वो डिफ्लेक्ट हो गए। ठीक है, अभी मैं आगे समझाऊंगी इसको एक बार। नेक्स्ट पॉइंट एक बार ये नोट कर लीजिए, ये पॉइंट नोट कर लिए। यही पॉइंट हमें क्या बताता है कि एटम के अंदर क्या है, न्यूक्लियस। इसी पॉइंट से हमें क्या मिला, इनसाइड द एटम क्या है बच्चों, न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस कहा, बाद में कहा था न्यूक्लियस, तो इसको न्यूक्लियस क्यों कहा, इसके छोटे से रीजन में पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है और इसका बाद में जो साइज निकाला था वो लगभग 10⁻15 मीटर के आसपास था इसका साइज। ठीक है, 14-15 मीटर के आसपास इसका साइज हमने कंसिडर करा था। ठीक है,
और जो साइज ऑफ द एटम होता है वो कितना होता है बच्चों, साइज ऑफ एटम वो कितना 10⁻⁻10 मीटर, और ये साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस कि जो अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री से ज्यादा पे रिफ्लेक्ट हो रहे, सॉरी एट द एंगल ऑफ 180 डिग्री रिफ्लेक्ट हो रहे, इसका मतलब बच्चों एटम के अंदर कहीं ऐसी जगह है जहां पे मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है, जिसके कारण अल्फा पार्टिकल गया, पॉजिटिव चार्ज में रिपल्सन हुआ और वो क्या हो गया, रिफ्लेक्ट बैक हो गया वहां से। ठीक है, नोट करिए, फिर एक बार फिर समझाऊंगी, नोट करो जल्दी से। हो गया, अगली ऑब्जर्वेशन लिख सकते हो आप लोग। अगली ऑब्जर्वेशन क्या कहती है बच्चों आपके पास, डिफरेंट मेटल हैव डिफरेंट चार्ज। ये आज के लिए बात बड़ी इजी है, लेकिन बच्चों उस टाइम पे एक बहुत नई बात कि डिफरेंट मेटल चार्ज क्या होता है, डिफरेंट, क्योंकि डिफरेंट मेटल में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बच्चों अलग अलग होते हैं आपके पास। ठीक है, अगला था बच्चों नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड, अलग अलग एंगल पे बच्चों निकाला, डिटेक्टर था, इसी अल्फा पार्टिकल आ रहे थे, देखा इस एंगल पे कितने अल्फा पार्टिकल आए, इस एंगल पे कितने आए, इस एंगल पे कितने आए, अलग अलग एंगल पे माइक्रोस्कोप से ये अल्फा पार्टिकल्स हम लोग डिटेक्ट कर रहे थे। इसका फॉर्मूला मैंने अभी लिखवाया था आपको, kz² sin की पावर 4 θ/2। जो नंबर अल्फा पार्टिकल है बच्चों देखो वो किस पे डिपेंड करता है, आपके पास एंगल थीटा। दूसरा नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल अलग अलग मेटल में अलग अलग होंगे, क्यों, देखो अगर मैं यहाँ पे थीटा को कितना कर दूं 120 डिग्री, कितना 180 डिग्री कर दूं तो ये 90 बन जाएगा, ये 1 हो गया। तो देखो अलग अलग मेटल के केस में नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल अलग अलग स्कैटर्ड होते, क्योंकि जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, जेड क्या है बच्चों यहाँ पे, एटॉमिक नंबर, तो अलग अलग केस में नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल अलग अलग यहाँ पे डिफ्लेक्ट होते। तो ये पहली लाइन ऊपर ये बताया कि डिफरेंट मेटल्स के पास डिफरेंट चार्ज होता है, चार्ज डिफरेंट होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग होंगे तो चार्ज भी क्या होगा, अलग होगा आपके पास। ठीक है, ये कुछ इसकी बच्चों ऑब्जर्वेशन थी, नोट करिएगा। कुछ ने ये भी कहा था बच्चों आपके पास कि आपके पास ये एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, और उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व घूम रहा है, बस देखो न्यूक्लियस में भी कुछ मास होगा और इलेक्ट्रॉन का भी, ये इसको खींच रहा है अपनी तरफ से, फिर वो इसके न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं गिर जाता। यही बात सिचुएशन बच्चों आपके पास ये भी होता है कि जो मून है वो अर्थ जो है मून को कंटिन्यूसली अपनी तरफ खींच रही है, अर्थ कंटिन्यूसली ग्रेविटेशनल फोर्स से मून को अपनी तरफ खींच रही है, लेकिन फिर मून अर्थ पे क्यों नहीं गिर जाता। ठीक है, तो इसके लिए क्या था बच्चों, उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन और इसमें जो फोर्स लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इस फोर्स का यूज इसके चारों तरफ रिवॉल्व करने में यूज करता है। इलेक्ट्रॉन इसको इस जो फोर्स जो लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, इस फोर्स का यूज इसके चारों तरफ रिवॉल्व करने में यूज करता है। और उसने कहा कि वो रिवॉल्व करता है और रिवॉल्व करता हुआ अपनी एनर्जी को क्या करता है, लॉस करता है, और फाइनली जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस में गिर जाता है। ये इसके बच्चे फेलियर का भी एक रीजन बना। रुदरफोर्ड ने क्या कहा कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है उसके चारों तरफ घूम रहा है, और वो घूमता हुआ हर एक ऑर्बिट में अपनी एनर्जी को लॉस करता है, एक्सेलरेट करता हुआ वो फाइनली किस में गिर जाता है, न्यूक्लियस के अंदर। ये बात आपको भी पता है बच्चों, केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ी है कई बार कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाए। इसकी अभी मैं समझाऊंगी इसका क्या रीजन था। फिलहाल तो इसके अंदर आप लिख सकते हो आपके पास, द इलेक्ट्रॉन आर अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस, द इलेक्ट्रॉन आर attracted by the nucleus but it does not move towards the nucleus,
टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। जो है न्यूक्लियस की तरफ मूव, इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस एक दूसरे को खींच रहे हैं। ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर ये चार्ज बहुत ज्यादा है बच्चों, कंसंट्रेटेड है न्यूक्लियस पे, इसको कंटिन्यूसली अपनी तरफ खींच रहे हैं। फिर बट इलेक्ट्रॉन जो है इसकी तरफ मूव नहीं करता। ठीक है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इस फोर्स को एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है, यूज करता है। इलेक्ट्रॉन यूज दिस फोर्स, इलेक्ट्रॉन यूज दिस फोर्स एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये थोड़े से पॉइंट एक बार नोट करो, फिर मैं आपको सारी थ्योरी समझाती हूँ। नोट करिए बच्चों एक बार। और इसमें जो कोलिजन होता है ना बच्चों, अल्फा पार्टिकल में इलास्टिक कोलिजन होता है। चलो अब बात करते हैं। नोट कर लिया, हो गया नोट बच्चों? अब देखो एक बार मैं फिर से समझाती हूँ। अभी तक आपको कुछ नहीं भी समझ आया तो कोई बात नहीं, लेकिन अब आ जाएगा। मैं एक बार ये सब थोड़ी थ्योरी लिखवानी पड़ती है बच्चों, बाकी समझ तो आपको वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, क्या था बच्चों कि आपके पास ये क्या है, लेड कैविटी, ये सोर्स है, सोर्स से अल्फा पार्टिकल जाते हैं। कोलीमेटर का काम सिर्फ इतना ही है कि आपके पास गोल्ड फॉइल यूज करते हैं। गोल्ड फॉइल क्यों यूज करते हैं बच्चों, आप कह सकते हो ये काफी मेलेबल होती है, इसको पीट पीट के तारे बनाए जाना पॉसिबल। बहुत पतली सी तार लेते हैं ना यहाँ पे, वायर यूज पतले से आप जो होते हैं ना आपकी फॉइल, रोटी वगैरह डालती है, बिल्कुल पतली सी ऐसी। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे ये डिटेक्टर ZNS स्क्रीन होती है, ये ZNS स्क्रीन होती है। ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल यहाँ पे आएंगे, इस गोल्ड फॉइल से टकराएंगे। तो यहाँ पे क्या देखते हैं बच्चों, कुछ पार्टिकल सीधे चले जाते हैं अब डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इन डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे हम आपके पास बाय द माइक्रोस्कोप या डिटेक्टर या माइक्रोस्कोप कह दो। ठीक है, माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम इसको देखते हैं कि इस एंगल पे कितने अल्फा पार्टिकल, क्योंकि अब जब ना स्क्रीन पे जब अल्फा पार्टिकल टकराएगा बच्चों तो वहां पे एक सेंटिलेशन इफेक्ट दिखाई देगा, जैसे तारा चमकता है ना इस तरह से चमक सी दिखाई देगी वहां पे। तो उससे हम ऑब्जर्वेशन करते हैं माइक्रोस्कोप की हेल्प से कि एट द एंगल ऑफ आपके पास 90 डिग्री पे कितने अल्फा पार्टिकल आए, इस एंगल पे कितने अल्फा पार्टिकल आए, इस एंगल पे कितने अल्फा पार्टिकल आए, और उनकी ऑब्जर्वेशन नोट करते हैं। ठीक है, इस ऑब्जर्वेशन में ये पाया गया बच्चों कि आपके पास ये एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। उसमें क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल, जो अल्फा पार्टिकल आए, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल तो सीधे ही पास हो गए खाली। ठीक है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे ही चले गए। कुछ पार्टिकल क्या हुए बच्चे, एट द एंगल ऑफ ग्रेटर देन 90 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ लेस देन 90 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो गए। ठीक है, यहां से आपके पास, यहां से भी आप इस चीज को ऑब्जर्वेशन दे सकते हो। जो न्यूक्लियस के पास में थे, जो बिल्कुल सीधे, कुछ सीधे ही पास हो गए यहाँ से, और जो कुछ न्यूक्लियस के पास से गुजरे वो थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो गए, ये थीटा लेस देन 90 पे, ये थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री पे, ये थीटा लेस देन 90 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो गए। कुछ सीधे ही पास हो गए बच्चों, कुछ बिल्कुल सीधे ही चले गए, मतलब वहां पे एटम क्या था, खाली था। कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे ही चले गए, इसका मतलब वहां पे एटम कैसा था, खाली था। कुछ अल्फा पार्टिकल जो न्यूक्लियस के पास से गुजरे उनमें कुछ पॉजिटिव में रिपल्सन हुआ, वो डिफ्लेक्ट हो गए ग्रेटर देन 90 डिग्री। थोड़े से ज्यादा गए वो आपके पास लेस देन 90 डिग्री पर डिफ्लेक्ट हो गए। और कुछ अल्फा पार्टिकल 1 मिलियन में से एक, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे वापस रिटर्न बैक हो गया, क्योंकि न्यूक्लियस पे भी चार्ज कैसा है बच्चों, पॉजिटिव, और अल्फा पार्टिकल पे भी चार्ज कैसा आपका, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव में क्या हुआ बच्चों, रिपल्सन, और अल्फा पार्टिकल यहाँ से क्या हो गए, रिफ्लेक्ट हो गए। वो तो जस्ट आपको समझाने के लिए था। आप ये 4-5 पॉइंट याद रखो कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल गोज थ्रू स्टेट बिकॉज here the atom is empty, some particle deflected at the angle of less than 90 degree and some particle deflected at the angle of greater than 90 degree. ठीक है, बस ये 2-3 पॉइंट। एंड एट 1 मिलियन, 1 मिलियन में से एक पार्टिकल जो है आपके पास एट द एंगल ऑफ 180 डिग्री पे क्या हो जाता है बच्चों, यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो जाता है। बस ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है इन द अल्फा स्कैटरिंग फिनोमेना। नोट करिए बच्चों इस पॉइंट को जल्दी से। आप और भी दिखा सकते हो चाहो तो, कुछ पार्टिकल यहाँ से ऐसे डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ पार्टिकल ऐसे, वो आप दिखा सकते हो।
वो अलग अलग एंगल पे बच्चों सारे, जैसे यहाँ पे कुछ ऐसा भी, यहाँ पे भी ऑब्जर्वेशन मिली कुछ की आपके, ठीक है, नोट कर लो बच्चों। अब इसमें बात करते हैं बच्चों डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसमें क्या था बच्चों, देखो ये आपके पास न्यूक्लियस था रुदरफोर्ड के मॉडल के ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग, ये पॉजिटिव चार्ज था, तो ये अल्फा पार्टिकल आया, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज और न्यूक्लियस पे भी चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। तो देखो बच्चों इनमें रिपल्सन होगा और ये इसे टकराए बगैर ही कोलिजन हुआ इन दोनों के बीच में। और एक कोलिजन कैसा माना था बच्चों वहां पे रदरफोर्ड ने, उसके स्टूडेंट्स ने, इलास्टिक कोलिजन। कैसा कोलिजन होता है बच्चों यहाँ पे, ये कोलिजन कैसा होगा, इलास्टिक, ठीक है। देखो कोलिजन में समझाया था आपको +1 में कि जरूर नहीं कि कोलिजन हो तो दो चीजें आपस में टकराए, दैट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। इन दोनों में कोलिजन हुआ यहाँ पे, ठीक है। और ये जो आपके पास न्यूक्लियस का सेंटर था, ये अल्फा पार्टिकल गया और इससे इसके फोर्स ऑफ रिपल्सन के कारण ये अल्फा पार्टिकल यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो गया। अब वो जितनी डिस्टेंस से बच्चों रिफ्लेक्ट बैक होता है ना, वो डिस्टेंस क्या कहलाती है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। वो डिस्टेंस क्या कहलाएगी, द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी बच्चों, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अप्रोच, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब इसके अंदर इसको निकालेंगे कैसे बच्चों, निकालेंगे कैसे, देखो बच्चों अल्फा पार्टिकल यहां से मूव करके यहां जाएगा तो इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, सोर्स से निकला, एकदम से निकला जब उसकी काइनेटिक एनर्जी थी, ठीक है। और इनिशियली आप इसको ऐसे भी लगा सकते हो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, बराबर UF + KF, या आप सीधा भी कह सकते हो, ठीक है। आपके पास क्या कर सकते हो, यहाँ से देखो इनिशियली मानते हैं कि सोर्स इन्फिनिटी पे है, सोर्स से अल्फा पार्टिकल निकल रहा है आपके पास, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज Q1 मान लो और न्यूक्लियस पे चार्ज Q2 मान लो, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बच्चों आप लोगों ने पढ़ा है KQ1 Q2/R, ठीक है। इस सोर्स को इससे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मानते हैं, डॉग डिस्टेंस पे, ठीक है। क्या करते हैं KQ1 Q2, या आप सीधा कह लो, मत कंफ्यूज हो इस फाइनाइट में, अब सीधा कहो कि अल्फा पार्टिकल की कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, यहाँ से यहाँ गया वो यहाँ पे, ठीक है। जब वो इससे टकराएगा बच्चों, देखो हम दौड़ रहे हैं, टकराएंगे तो एक टाइम के लिए रुकेंगे, तो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। आप लिख सकते हो UI + KI, UF + KF। बात वही है बच्चों, आप कैसे समझ लो, आपको इस फॉर्मूले से समझ आता तो इससे लिख देती हूँ। ये सोर्स कितने बच्चों, इन्फिनिटी पे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियली अल्फा पार्टिकल की 1/2 mv का स्केयर, ठीक है, बराबर फाइनली जब वो यहाँ पहुंचा तो KQ1 Q2 ये डिस्टेंस कितनी है, R0। यहाँ पे जब अल्फा पार्टिकल आया तो इन दोनों में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाए, Q1 Q2 R0, ठीक है, इंटू 0। जब वो रिफ्लेक्ट बैक होगा, जस्ट एक सेकंड के लिए बच्चों रुकेगा वो, फिर वो रिफ्लेक्ट बैक होगा, तो यहाँ से आप कह सकते हो 1/2 mv का स्केयर बराबर KQ1 Q2/R0। कि Q1 चार्ज किसका है बच्चों, अल्फा पार्टिकल का, तो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज क्या होता है, Q1 चार्ज क्या है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज जितना क्या हो 2e, और Q2 चार्ज क्या है, चार्ज ऑन न्यूक्लियस, चार्ज ऑन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे चार्ज कितना बच्चों, Ze, न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होता है, Ze। तो ये रख दो यहाँ पे 1/2 mv का स्केयर K2e Ze /R0। एक बार नोट कर लो बच्चों इसको, तो ये यहाँ से R0 निकल जाएगी आपकी, इधर लिख, ये नोट कर लो जल्दी से।
कर लिया, इधर से नोट कर लिया, इधर तक बता दिया सही। तो ये बना बच्चों आर नोट इज इक्वल टू के, ये 2 जेड ई स्केयर, 2 बार ले लेती हूँ मैं, जेड ई स्केयर डिवाइडेड बाई 1/2 MB का स्केयर, आर नोट। के की वैल्यू बच्चों 1/4πε0 होती है, पता है आपको ये, के की वैल्यू 1/4πε0 इंटू काइनेटिक एनर्जी, ये क्या आपकी काइनेटिक एनर्जी, और जेड ई का स्केयर। यहाँ पे जेड की वैल्यू बच्चों, गोल्ड की वैल्यू AU जिसे बोलते हो आप लोग 79 होती है, केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं उसको, AU। इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी 79। और जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल है बच्चों, जो एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट में जो करी हुई है, वो लगभग कितनी होती है 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 × 10⁻19। ठीक है, जब इसको यहाँ से सोल्व करते हो बच्चों, तो आर नोट की वैल्यू आती है लगभग 41.3 फर्मी। मतलब जो न्यूक्लियस का साइज है 1 फर्मी का मतलब बच्चों 10⁻15 मीटर। तो ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस का जो ऑर्डर है वो कितने के बराबर होता है, 10⁻5 मीटर का। ठीक है, नोट करें, जल्दी नोट कर लीजिए बच्चों। अब यहां से न्यूमेरिकल देखिए बच्चों, न्यूमेरिकल से पहले का आप इम्पैक्ट पैरामीटर और पढ़ लो, फिर देखते हैं। हो गया बच्चों, चलो देखिए बच्चों, एक न्यूमेरिकल आपका ये, इन द जीजर मार्डेसन एक्सपेरिमेंट व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज दिस, बिफोर इट कम्स मोमेंटरली रेस्ट एंड रिवर्स इट डायरेक्शन। तो आपको पता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला क्या है, 2k जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। ठीक है, के की वैल्यू बच्चों 1/4πε0 होती है, आपको पता है, और इसको लिखते हैं वैल्यू को 9 × 10⁻9। तो सीधा लिख दूं यहाँ पे 9 × 10⁻9। ठीक है, जड़ क्या दे रखा है बच्चों, इसने जड़ नहीं दिया क्वेश्चन में आपके पास, जड़ दे रखा है आपके पास गोल्ड के लिए, ना दे बच्चों क्वेश्चन में तो आप ध्यान रखना गोल्ड के लिए ही बात करेंगे, वो देता है पर्टिकुलर तो ध्यान रखना। ठीक है, 79 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 10⁻19 का स्केयर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल ये दे रखी है इस बार क्वेश्चन में, लगभग ये इसी रेंज में होती है 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन, मेगा मतलब बच्चों 10⁻6, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10⁻19। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे बच्चों यहाँ से, तो आर नोट की वैल्यू 30 फर्मी आ जाएगी, 30 × 10⁻15 मीटर। नोट करिए इस क्वेश्चन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिएगा उसके बाद। हो गया नोट बच्चों, जल्दी नोट कर लीजिए। हो गया, 1 2 3 नोट कर लिया। अब देखिए ध्यान से, एक क्वेश्चन और कर लो बच्चों यहाँ से। क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड, द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल scattered is 60 degree is at 60 degree is 100 per minute in an alpha scattering
using gold foil, using gold foil, calculate the number of alpha particle per minute scattered. Calculate the number of alpha particle scattered per minute at 90 degree angle. At 90 degree angle. ठीक है, तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल का फॉर्मूला क्या था बच्चों आपके पास, के जेड स्क्वायर साइन की पावर 4 थीटा बाई 2। ठीक है, तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, एक बार तो के जेड स्क्वायर सब सेम है, एक बार बात कर लो बच्चों 90 डिग्री के लिए, एक बार बात कर लो 60 डिग्री। ठीक है, तो आपके पास 90 डिग्री का आप इसको रेशियो लिखेंगे बच्चों, तो 1 अपॉन में के जेड स्क्वायर साइन की पावर 4, यहाँ पे 90 पुट कर देंगे 90 बाई 2, और एक बार के जेड स्क्वायर साइन की पावर 4 60 बाई 2, ये सब कैंसिल बच्चों, n 90 बाई n 60, ये 30 बन गया बच्चों, ये 45 हो गया। ठीक है, साइन 30 कितना होता है 1/2, 1/2 की पावर 4। ठीक है, इसके नीचे यहाँ पे क्या है बच्चों, ये साइन 45 1/√2 की पावर 4, तो ये बना बच्चों 1/2 की पावर 4 क्या है 16, और 1/√2 कितना हो जाएगा, अरे √2 का स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 4, इसका स्क्वायर करेंगे ना, इसकी पावर कितनी है 4 है ना, तो इसकी पावर की 4 को क्या लिख सकते हो यहाँ से आप लोग। ठीक है, तो ये आया बच्चों यहाँ से आपके पास 1/4, ये 16 था, तो आपको n वो दे रखा 100, तो n 90 बराबर कितना हो गया 100/4, अरे इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 100 है ना ये वैल्यू, तो कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड 25। 90 डिग्री पे कितने अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड होंगे बच्चों 25। ठीक है, एक छोटा सा कंसेप्ट हो रहा है बच्चों, इम्पैक्ट पैरामीटर, उसको बात करते हैं, इसको नोट करिए जल्दी से। इम्पैक्ट पैरामीटर एंड फेलियर ऑफ वेव थ्योरी के बारे में बच्चों बात करते हैं। हो गया, बात करें बच्चों इम्पैक्ट पैरामीटर, इम्पैक्ट पैरामीटर। ठीक है, इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है बच्चों, जैसे आपके पास न्यूक्लियस है, ये क्या है न्यूक्लियस। ठीक है, जहां से आपके पास अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हो रहा है, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द nucleus where the particle is deflected. It is defined as, it is defined, ये B क्या कहलाएगा impact parameter, impact parameter, it is defined as the perpendicular distance, perpendicular distance, it is defined as the, it is a perpendicular distance of velocity vector, distance of velocity vector from the center of the nucleus, center of the nucleus is called impact parameter, impact
पैरामीटर, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, ये वेलोसिटी वेक्टर बच्चों, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है, इज कॉल्ड इम्पैक्ट पैरामीटर। अब इसके अंदर बच्चों जो इम्पैक्ट पैरामीटर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है थीटा के, थीटा देखो वो जितने पास में होगा, ठीक है, जितना वो न्यूक्लियस के पास होगा उतना थीटा ज्यादा होगा। जैसे यहाँ पे थीटा 180 डिग्री होगा, तो यहाँ देखो अगर पार्टिकल यहाँ है तो थीटा कितना होगा 180 डिग्री। अगर वो यहाँ से डिफ्लेक्ट हो रहा है तो थीटा ग्रेटर देन 190 डिग्री, थोड़ा और ऊपर से हो रहा है तो थीटा कम होता चला जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वहां पे डिफ्लेक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्सन कम हो जाएगा। फोर्स ऑफ रिपल्सन कम हो जाएगा तो डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा। जितना पार्टिकल न्यूक्लियस के पास से निकलेगा उतना रिपल्सन ज्यादा होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। एक छोटी सी बात ध्यान रखना कि जो इम्पैक्ट पैरामीटर है भी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है थीटा के। थीटा के पास होगा, देखो अब जैसे मैं यहाँ से बात करूँ, ये न्यूक्लियस है, एक अल्फा पार्टिकल यहाँ से डिफ्लेक्ट हो रहा है, एक अल्फा पार्टिकल यहाँ से, एक यहाँ से, एक ये B1 हो गया, ये यहाँ से B2 हो गया। तो B2 ज्यादा है लेकिन यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा कम, यहाँ पे थीटा लेस देन 90 होगा और यहाँ पे जो थीटा होगा वो ग्रेटर देन 90। तो इम्पैक्ट पैरामीटर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है थीटा। अगर न्यूक्लियस के पास से अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो थीटा ज्यादा होगा, ठीक है, वो लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट होंगे, और दूर से हो रहे हैं तो वो लेस एंगल पे डिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। नोट करिए बच्चों इस बात को एक बार जल्दी से। और जो इम्पैक्ट पैरामीटर की जो वैल्यू होती है बच्चों वो डायरेक्ट याद रखनी है आपको, उसका भी प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है। के जेड ई स्क्वायर कोट थीटा बाई 2, के जेड ई स्क्वायर कोट थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी है बच्चों, ठीक है, नोट करिए। नोट कर लिया? इसको 1/2 mv स्क्वायर लिख लो आप लोग, ध्यान नहीं रहे कभी क्या लिखा, तो 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है। इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू क्या है? के जेड स्क्वायर कोट थीटा बाई 2 1/2 mv का स्क्वायर। डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना बच्चों, इसका प्रूफ सिलेबस में नहीं है, ठीक है। नोट करिए बच्चों जल्दी से। हो गया? एक पॉइंट और है बच्चों, ड्रॉबैक ऑफ रुदरफोर्ड मॉडल, ड्रॉबैक ऑफ रुदरफोर्ड मॉडल या फेलियर ऑफ थ्योरी ऑफ रुदरफोर्ड मॉडल। ड्रॉबैक ऑफ रुदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। इसके ड्रॉबैक क्या, देखो बच्चों इसने ये कह दिया कि न्यूक्लियस है, एटम है, उसके सेंटर पे एक न्यूक्लियस है, ये बात बताई। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है। उसने क्या कहा बच्चों कि आपके पास न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन इस जो इनके बीच जो फोर्स लग रहा है उसका एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज कर रहा है। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करता है और एक्सेलरेट करता हुआ फाइनली न्यूक्लियस में गिर जाता है, और यही इसकी एक लिमिटेशन बन गई वहां पे। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, ही कैन नॉट एक्सप्लेन द, he cannot explain the stability of the atom, stability of the atom, it cannot explain the stability of the atom। मतलब क्या था बच्चों, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, मैक्सवेल ने क्या था कि जब एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है तो आपके पास वो रेडिएशन एमिट करते हैं। मैक्सवेल ने क्या कहा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो ओरिजिन था आपके पास, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल पार्टिकल एमिट द रेडिएशन, एमिट द रेडिएशन या एनर्जी का लॉस करते हैं, यही कह सकते हैं हम लोग। मैक्सवेल इक्वेशन में पढ़ा था ना हमने 5th यूनिट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में,
कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल क्या करता है बच्चों, रेडिएशन क्या करता है, एमिट करता है आपके पास, या एनर्जी को लॉस करता है, ये भी कह सकते हो कि एनर्जी लॉस करता है। ठीक है, तो अब आपके पास इसके अकॉर्डिंग क्या था कि आपके पास ये न्यूक्लियस है, उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ ऐसे घूम रहा है और वो एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, तो एक्सेलरेट करता हुआ बच्चों वो हर एक राउंड में, हर एक ऑर्बिट में अपनी एनर्जी लॉस कर रहा है और वो फाइनली किस में गिर जाता है, न्यूक्लियस। अकॉर्डिंग टू, ये थ्योरी किसके अकॉर्डिंग थी बच्चों, ये थ्योरी किसके अकॉर्डिंग थी आपके पास, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग, कि इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों ऐसे घूमेगा और घूमता हुआ वो किस में गिर जाता है, न्यूक्लियस में। ठीक है, अगर ऐसा था बच्चों, मतलब इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में भी एग्जिस्ट कर सकता है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सारे ऑर्बिट के लिए है, मतलब इस ऑर्बिट में घूमने के लिए भी इसी एक इलेक्ट्रॉन है, वो इस ऑर्बिट में भी घूम सकता है, इस ऑर्बिट में भी, इस ऑर्बिट में भी, सारे ऑर्बिट में घूम सकता है। मतलब कि जो स्पेक्ट्रम आना चाहिए वो कंटिन्यूस आना चाहिए। स्पेक्ट्रम कैसा हो, कंटिन्यूस। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मतलब बच्चों सारी रेडिएशन एमिट हो रही है वहां पे। बच्चों एक्सपेरिमेंटली ऐसा नहीं हुआ। एक्सपेरिमेंटली जो है आपके पास इसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग, रदरफोर्ड की थ्योरी के अकॉर्डिंग स्पेक्ट्रम कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस। लेकिन आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि आपके पास जो स्पेक्ट्रम मिला था वो कंटिन्यूस नहीं था आपके पास। ठीक है, तो आप लिख सकते हो ही कैन नॉट एक्सप्लेन, ही कैन नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ द एटम, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ द एटम। स्पेक्ट्रल सीरीज लाइमैन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, इसको बाद में नील बोर्ज ने एक्सप्लेन करा था। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग स्पेक्ट्रम कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस। बट एक्सपेरिमेंटली क्या पाया गया, बट एक्सपेरिमेंटली स्पेक्ट्रम डिस्क्रीट, स्पेक्ट्रम फाउंड डिस्क्रीट। एक्सपेरिमेंटली क्या पाएगा, स्पेक्ट्रम डिस्क्रीट लाइन की फॉर्म में है, कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं है, जिसमें आपने साथ केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बच्चों, लाइमैन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, विफर्न सीरीज जो पढ़ते हैं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एक्सेलरेट करता है तो मतलब उसके पास ये एनर्जी भी एनर्जी, स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस होना चाहिए। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट करा तो स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस नहीं था, डिस्क्रीट फॉर्म में था। तो ये भी इसके डज नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ द एटम, ये डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं करा, ये भी लिख सकते हो। और से could not explain the discrete spectrum। ठीक है बच्चों, समझ आया, ये इसकी कहानी थी सारी, एक बार नोट कर लीजिए जल्दी से। समझे फिर से पहले कि इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। उसने क्या कहा एक्सेल के अकॉर्डिंग कि अल्फा पार्टिकल जो स्कैटर्ड करता है, एक्सेलरेट करता है, तो एवरी ऑर्बिट में वो अपनी एनर्जी को क्या करता है, लॉस करता है आपके पास। ठीक है, और आपके पास फाइनली इलेक्ट्रॉन कोलाइड करके न्यूक्लियस के अंदर फॉल हो जाता है आपके पास। मतलब इलेक्ट्रॉन जो एटम है वो स्टेबल नहीं है। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि एटम कैन नॉट बी स्टेबल। एटम जो है बच्चों वहां पे वो स्टेबल नहीं है। रेडिएट द एनर्जी, कंटिन्यूसली एनर्जी को रेडिएट करता है, इसका मतलब वो कंटिन्यूसली एक्सेलरेट करता हुआ एनर्जी को रेडिएट करता हुआ फाइनली न्यूक्लियस में गिर जाता है। इसका मतलब एटम स्टेबल नहीं है बच्चों। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग जो स्पेक्ट्रम था बच्चों कंटिन्यूस होना चाहिए, लेकिन स्पेक्ट्रम कैसा मिला आपका, डिस्कंटिन्यूस। आप यह सकते हो इट कुड, यहाँ पे ले सकते हो सो एटम नॉट स्टेबल, एटम नॉट स्टेबल, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, इसलिए स्टेबिलिटी तो एटम को एक्सप्लेन, ये दो लाइन याद रखना, और ये डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। नोट कर लीजिए बच्चों जल्दी से। हो गया, तो देखो बच्चों आज आपने क्या पढ़ा, मैं एक बार पूरा फिर से बता देती हूँ। आपने अल्फा जे थॉमसन था, जे थॉमसन ने सिर्फ इतना ही कहा था कि एटम न्यूट्रल है। ठीक है, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लाइक दैट वाटर सीड्स इन द वाटरमेलन, तो या आप कह दो राइस इन द मिल्क। तो राइस है वो नेगेटिव चार्ज है, मिल्क कैसा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अल्फा स्कैटरिंग फिनोमेना ये कहता है
कि लेड कैविटी थी, सोर्स से अल्फा पार्टिकल निकले, किसी गोल्ड फॉइल पे टकराई, उसमें डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे स्क्रीन के ऊपर ऑब्जर्वेशन देखी गई माइक्रोस्कोप से। तो पाया गया कि कुछ पार्टिकल सीधे ही चले गए यहाँ से, कुछ 180 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो गए, कुछ मोर देन 90 डिग्री पे, कुछ लेस देन 90 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो गए। ठीक है, कोलिजन कैसा था बच्चों? इलास्टिक था। यहाँ से आपने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकाली, k2kz ई स्क्वायर डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल, और साइज ऑफ द न्यूक्लियस पता लगा जो कि कितना था 41.3 फर्मी, मतलब कि फर्मी ऑर्डर में होता है न्यूक्लियस का साइज, और एटम का साइज 10⁻10 मीटर की ऑर्डर में होता है। ठीक है, फिर आपने एक बात करी छोटी सी इम्पैक्ट पैरामीटर, जहां से सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल कितने डिस्टेंस पे डिफ्लेक्ट हो रहा है, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल कितने डिस्टेंस पे डिफ्लेक्ट हो रहा है, वो वेलोसिटी वेक्टर क्या कहलाएगा? इम्पैक्ट पैरामीटर। और इस इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू थी बच्चों kz ई स्क्वायर कोट थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1/2 mv का स्क्वायर। एक इसके अंदर आपने एक फॉर्मल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल का फॉर्मूला kz स्क्वायर sin की पावर 4 थीटा बाई 2। बस ये आपको याद रखना, ये इसकी कुछ ऑब्जर्वेशन, ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे कुछ। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपका अल्फा स्कैटरिंग फिनोमेना खत्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे नील बोर थ्योरी के बारे में क्या थी। ठीक है, आज के लिए इतना।